नमस्कार, मैं हूं विवेक शांडिल्य। कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मोदी की बीजेपी 24 घंटे काम करती है, वहां परिश्रम की पराकाष्ठा है, आराम हराम है, टारगेट और परफॉर्मेंस मायने रखते हैं। अब जबकि मिशन महाराष्ट्र ओवर हो गया है तो बीजेपी अब मिशन दक्षिण पर लग गई है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, आंध्र और कर्नाटक, मोदी ने यहां 2024 में 100 सीटें जीतने का टारगेट तय कर दिया है। दक्षिण भारत में कर्नाटक के अलावा किसी राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है और इस गैप को भरने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान तैयार किया है। इस मेगा प्लान के तहत ही तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी रखी गई है, जिसमें शामिल होने के लिए 19 मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि तेलंगाना की पॉलिटिक्स में केसीआर और ओवैसी दो बड़े सियासी चेहरे हैं और अब मोदी ने यहां कमल खिलाने का संकल्प ले लिया है। मोदी के फॉर्मेट में बीजेपी एक एक दिन के हिसाब से प्लान करती है। पार्टी कह रही है कि अब केसीआर सिर्फ 522 दिन के सीएम बचे हैं, उसके बाद इस राज्य में कमल खिलेगा। ओवैसी के गढ़ में कमल को रोपने और सींचने के लिए क्या है प्रधानमंत्री मोदी की फॉरवर्ड प्लानिंग? आज कुरुक्षेत्र में इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। गेस्ट पैनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे कि दक्षिण में बीजेपी का विस्तार कितनी बड़ी चुनौती है और क्या 2024 में 100 सीटों के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, और क्या एक बार फिर से 2024 में बीजेपी बनाम ऑल की लड़ाई देखने को मिलेगी? इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हैदराबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। पहले उनको सुनते हैं, फिर डिबेट करेंगे। प्रधानमंत्री जी के सोशल सिक्योरिटी उन स्कीम्स का जिसके अंतर्गत चाहे नागरिक को 1 रुपए में बीमा उपलब्ध कराया गया हो, चाहे 11 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का भरसक योगदान और समर्थन प्रदान किया हो, चाहे वो भूमिका हमारे देश के SC/ST समुदाय को और भी सशक्त करने के सरकार की भिन्न योजनाओं का योगदान हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में इन सारी स्कीमों का उल्लेख किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के समय सेवा ही संगठन के माध्यम से हर बूथ पर, हर ब्लॉक में, हर प्रदेश में महामारी के वक्त अपने जान की चिंता ना करते हुए भी जो सेवा के कार्य किए, उसके लिए कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया, अभिवादन किया। इस बात का विशेष उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कार्यकर्ताओं की ओर से किया कि भारत एकमात्र वो देश है जहां 25 महीने 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त का राशन भारत सरकार के सौजन्य से पहुंचाया जा रहा है, ताकि समाज का वो वर्ग हम सुरक्षित कर सके जो महामारी की चुनौतियों से जूझ रहा। महामारी के वक्त भारत का अभूतपूर्व योगदान वैक्सीनेशन में विश्व पटल पर सम्मानित हुआ, सराहा गया, जिसका उल्लेख राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज इस अमृत काल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात की संगठन को, प्रधानमंत्री जी को विशेष बधाई दी कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी जी इस अमृत काल में ये संकेत है कि आदिवासी समुदाय के प्रति
हमारे संगठन का समर्पण महिला नेतृत्व के प्रति। तो स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। दरअसल स्मृति ईरानी ये बताने की कोशिश करें कि बीजेपी ने देश के एक बड़े जनमानस तक लाभ पहुंचाने की कोशिश की। बीजेपी लाभार्थी वर्ग पर फोकस करना चाह रही है, इसके डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन इस डिबेट पर बातचीत करने के लिए 4 बड़े मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार सरकार में मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता और लंबे समय तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे शाहनवाज हुसैन जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है शाहनवाज हुसैन जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। संगीत रागी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ कलीमुल हाफिज जुड़ गए हैं, AIMIM के नेता, और हमारे साथ चरण सिंह सापरा जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शाहनवाज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, तेलंगाना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आयोजन, 19 मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, आज क्या कुछ हुआ? आप भी लंबे समय तक राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहे, प्लानिंग क्या है, योजना क्या है और क्या मंथन हो रहा है, और आज क्या क्या हुआ तेलंगाना में? देखिए, मैं तो राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य के नाते, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते आज इस बैठक में शामिल हुआ, और मैंने यहाँ का जो माहौल देखा है, उत्साह है, जो वातावरण है। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहाँ भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, और यहाँ KCR और कई पार्टियाँ जो हैं हुकूमत में वो जाने वाली हैं, क्योंकि यहाँ पर पहले भी भारतीय जनता पार्टी, यहाँ लोगों की एक पसंद है, लोगों की उम्मीद है। तेलंगाना जिन मुद्दों के साथ बनाने में तो हम लोगों का बड़ा रोल रहा। उस वक्त विपक्ष में रहते हुए भी कांग्रेस की नान नकुर के सामने हमने कहा कि नहीं, तेलंगाना बनना चाहिए, लेकिन जिन उम्मीद के साथ तेलंगाना बना, वो उम्मीद पूरी तरह से ख़त्म कर दी गई। यहाँ पर KCR अपने आप को निज़ाम समझते हैं, नवाब समझते हैं, जनता से कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्ट नहीं है। वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पे नहीं, बल्कि एक तानाशाह की तरह काम करते हैं, ऑफिस तक नहीं जाते हैं। यहाँ की जनता बहुत उनसे परेशान है, हताश है, निराश है। तो वो तो एक पक्ष है, लेकिन हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति होती है और वो अलग अलग राज्य में होती है। इस बार साउथ में हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी संबोधित किया। जो पॉइंट उन्होंने बोले कि हमें सबकी पार्टी बननी, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब के साथ चलते हैं, इस पर भी हम जोर दे रहे हैं। और हमें सर्वव्यापी बनना है, समाज के हर जगह पहुंचना है जी। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह पिछले चुनाव में सफलता प्राप्त की, पिछली राष्ट्रीय कार्य समिति के बाद हम एक जश्न के मूड में इसमें आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उत्तराखंड का चुनाव था, मणिपुर का चुनाव था, गोवा का चुनाव था। 4 राज्य हम चुनाव जीते और पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन हम 4 जीते और अभी 5वां राज्य भी महाराष्ट्र में हमारी सरकार बन गई। तो 5 राज्य हमारी सरकार 4 में बनी, 1 में अभी फिर बनी। एक ज़बरदस्त उत्साह है। और हमारे जो फ्यूचर के राज्य, बंगाल, तेलंगाना, ये केरला, इन सब राज्य में हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो तेलंगाना ऐसा प्रदेश है जो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की झोली में आना है, और हम देश को साथ लेकर क्यों मानते हैं आप? और इसके लिए प्लानिंग क्या, चर्चा क्या हुई? शाहनवाज जी थोड़ा विस्तार में बताइए ना, आज क्या चर्चा हुई, आज क्या बातचीत हुई, और तेलंगाना को आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि ये दक्षिण भारत का गेटवे है आपके लिए? आपसे जी, देखिए, कर्नाटक में तो हम सरकार में पहले से हैं जी, और महाराष्ट्र में बगल में हम सरकार में हैं, और यहाँ पे तेलंगाना के अंदर बीजेपी ही एक पार्टी है, क्योंकि यहाँ पर जो ओल्ड हैदराबाद है, उन हैदराबाद का जो एक इलाका माना जाता है, वहाँ MIM है जो कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसके अलावा सब जगह KCR है। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर कोई बहुत बड़ा वजूद अब बचा नहीं। तो और वो KCR से कभी मिलते भी रहते हैं, दिल्ली में दोस्ती होती है, यहाँ उनकी कुश्ती होती है। तो हम ही एक उम्मीद है जी। और यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं तो हम ही होंगे। लेकिन हमने जो आज राष्ट्रीय कार्य समिति की है, वो प्रदेश, हमारे जो सब प्रदेश से लोग आए हैं, सारे मुख्यमंत्री आए हैं,
सारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य आए और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भाषण हुआ है विस्तार से, उसके बाद शोक प्रस्ताव हुआ है और उसके बाद अभी 2 प्रस्ताव हम अभी उस पर चर्चा हो रही है। मैं उसी मीटिंग से उठकर कहा गया पार्टी की तरफ से कि मुझे इंडिया टीवी पे आपके साथ बैठना है जी। तो बहुत दिनों के बाद अपने साथी मेहमानों से भी मुलाकात हो रही है जी। बिल्कुल। चरण सिंह सापरा जी हैं, कांग्रेस से हैं। शाहनवाज जी कह रहे हैं कि आप दिल्ली में दोस्ती करते हैं केसीआर के साथ, तेलंगाना में ये दोस्ती कुश्ती में बदल जाती है, कैसे रोकेंगे बीजेपी को 2024 में? देखिए, यूं तो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक, ये थोड़ा एको आ रहा है, एको निकलवा दीजिए टेक्निकल टीम को बोल के। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इनकी बैठक चल रही है, ये तो सभी पार्टियों का अधिकार है, वो अपनी कार्यकारिणी की बैठक करते हैं, उसके अंदर नई पॉलिसियां बनती हैं। हमारा भी उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ, नवसंकल्प शिविर हुआ, उसमें नई धोरण बनी, नए रेजोल्यूशन आए, किस तरह से देश का पॉलिटिकल सिनारियो किस तरह से चल रहा है, आगे किस तरह से चलना चाहिए, पार्टी किस तरह से चलनी चाहिए, ये उनका अधिकार है जी। लेकिन जब कोई पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी होती है, अगर उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग होती है तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाता है, क्योंकि जो वो चर्चा कर रहे हैं वो देश की पॉलिसी बनेगी। और मैं समझता हूं कि इतनी इंपॉर्टेंट अगर इनकी मीटिंग वहां पर चल रही है तो आज देश के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, इन पर भी चर्चा होनी चाहिए। या फिर जो धार्मिक उन्माद चल रहा है देश के अंदर, जिस तरह से आज एक पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण का माहौल बना हुआ है देश के अंदर, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को और भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब को, इनको इस पर भी बातें करनी चाहिए, ताकि इनके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, जिनको ये फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, इनके फ्रिंज एलिमेंट पर किस तरह से अंकुश रखा जाए, देश के अंदर जो धार्मिक संवाद है वो चलता रहे, वो न बिगड़े, अनेकता में एकता की बातें जो है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जो उद्देश्य है, जो उनके आदेश है, वो सारे अपने नेताओं को सिखाने चाहिए कि भारतवर्ष में और भारत की सरकार को जिस तरह से राजधर्म निभाना चाहिए, वो राजधर्म निभाते हुए देश के अंदर कोई धार्मिक उन्माद ना हो, कोई यहाँ पर ऐसा संकट ना आए, कोई इनके फ्रिंज एलिमेंट। ये आपके सुझाव तो बड़े अच्छे हैं सापरा जी, इससे धर्मों में विवाद हो। मैं माफी चाहूंगा, आपको बीच में रोक रहा हूं। आपने कुछ बताया नहीं, आप 2024 में मुकाबला कैसे करेंगे? ये उत्तर के बाद अब दक्षिण में भी बढ़ रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं और आपकी पार्टी सिमटती जा रही है। राहुल गांधी अमेठी से छोड़कर वायनाड चले गए, अमेठी जीत नहीं पाए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है 2024 में? क्या फिर एक बार फिर से बीजेपी बनाम सारी पार्टियां दिखेंगी, बीजेपी वर्सेस ऑल, या फिर आप लोग कोई और फ्रंट खड़ा करने की प्लानिंग में है? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है। जिस तरह से ये असंवैधानिक तरीके से और लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें गिरा रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने कर्नाटक की सरकार गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, अब महाराष्ट्र की सरकार गिराई, इससे पहले अगर देखा जाए तो 2016-17 में उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और इसी तरह से गोवा, मणिपुर, ये तमाम सारी सरकारें जो भारतीय जनता पार्टी गिराती आई है, जो सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग होता है, जिस तरह से औरंगजेब निकलता था लड़ाई लड़ने के लिए, इस तरह से ये निकलते हैं और सारी लोकतंत्र को तार तार कर देते हैं। आपको पता है महाराष्ट्र में किस तरह से सरकार बनी है, किस तरह से 50 विधायकों को ले जा करके पहले सूरत में, गुवाहाटी में और फिर गोवा में जाकर के उनको रखा गया, कितना करोड़ों रुपए खर्चा होता है। और फिर ये भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है जहां पर ये जाते हैं, तो ये सारा नजर आता है जनता को कि किस तरह से सुयोजित तरीके से हो रहा है। ये सुयोग नहीं है, ये सापरा जी, अभी भी आप भारतीय जनता पार्टी जो प्रयोग करती है जी, आप बेशक आप विपक्ष के तौर पर, बिल्कुल बेशक आप विपक्ष के तौर पर नीतियों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ कॉन्क्रीट प्लान नहीं बता पा रहे। मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ कलीमुल हाफिज जी हैं AIMM से, उसके बाद संगीत रागी भी हमारे साथ आ गए हैं। संगीत रागी जी, इसके बाद में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि AIMIM का बड़ा दखल है तेलंगाना की राजनीति में, जैसे कि शाहनवाज हुसैन ने भी जिक्र किया, उन्होंने भी बताया। लेकिन AIMIM के लिए जो खतरे की घंटी है वो ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 17 में से 4 सीटें हासिल की और जो है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया। तो क्या
जो असदुद्दीन ओवैसी हैं निकलकर और राज्यों में राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके गढ़ में ही अब बीजेपी की सेंधमारी हो जाएगी? कलीमुल हाफिज जी। देखिए विवेक जी, ये हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों ने पहले भी कोशिश की कि किसी तरीके से तेलंगाना को ये सांप्रदायिक रंग में रंग दें, लेकिन वहाँ की आवाम ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ख़ास तौर से जिस इलाके में खुद गृह मंत्री अमित शाह जी गए, वहाँ पे हमारे एक गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीते। तो एक तो बता दूं कि तेलंगाना एक अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और आइंदा भी ये मुंह की खाएंगे। उसकी वजह ये है कि जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता साहब या नेताजी जो बोल रहे थे कि उनका वहाँ के मुख्यमंत्री का ज़मीन से कनेक्ट नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री तानाशाह हैं, तो मेरे ख्याल से ये अपने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की व्याख्या कर रहे थे कि जिस तरीके से तानाशाही तरीके से पूरे मुल्क को चला रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट इनको बताता है कि देखिए किस तरह से आप अपने देश को चला रहे हैं, पूरे देश में आपने अराजकता फैला दी है और आप कल्प्रिट के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अब आइए, जहां तक जनता से कनेक्ट करने का मामला है, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि जितनी जन कल्याण नीतियां तेलंगाना में हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने जो बंगारू तेलंगाना के तहत जो सब तरह की जो जन कल्याण नीतियां बनाई हैं, उतनी पूरे देश के किसी राज्य में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यकारिणी की जो प्रवक्ता बोल रही थी मैडम, वो बता रही थी कि हमारी जन कल्याणकारी योजना हम घर घर तक पहुंचाएंगे। यानी उन्होंने रोजगार इसी से जुड़ा एक सवाल है की जो व्यवस्था बनाई है, इसी तरीके से इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। दीजिए बस एक 10 सेकंड दीजिए। इसी तरीके से जो पूर्णकाल सैनिक की जो वैकेंसी थी 1 लाख, उसको बदल के इन्होंने अग्निवीर वाली योजना लाए हैं। तो इस तरीके से पूरे देश को इन्होंने हाईजैक कर लिया है। जो देश में जो बाकायदा जो फंडामेंटल उसके स्ट्रांग होने चाहिए वो सब वीक हो गए हैं, चाहे हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे जितने भी सोशल पैरामीटर्स हो सकते हैं, सब में देश कमजोर हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लेकिन जो आपकी पार्टी है को बांट के तो जीत सकती है, लेकिन समाज में काम करके ये नहीं जीत सकती। आपकी जो पार्टी है वो धर्म विशेष की राजनीति करती है, सब लोग जानते हैं, आपकी पार्टी के नाम से भी परिलक्षित होता है। बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग लेकर चल रही है, इसके अलावा कुछ और जो अभियान है वो बीजेपी शुरू करने जा रही है। तो आप लोग मुकाबला कैसे करेंगे, मैं ये जानना चाहता। इसके लिए मैं जवाब के लिए आऊंगा आपके पास, लेकिन संगीत रागी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। संगीत रागी जी, दक्षिण में जो आज बड़ी बैठक चल रही है, खासकर तेलंगाना में जो बड़ी बैठक चल रही है जिसमें 19 राज्यों के मुख्यमंत्री, खुद प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, ये किस तरह से बीजेपी को 2024 में मजबूत करने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे देश का जो परिदृश्य है उसमें मुझे कहीं से ऐसा दिखता नहीं है कि 2024 में यदि तमाम आज के जो विपक्ष हैं, तमाम विपक्ष जो पारिवारिक पार्टियां हैं, वो यदि एक साथ भी खड़े हो जाते हैं तब भी 2024 में बीजेपी का मुकाबला कर सकें, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मुझे लगता है कि 2 बातें यहाँ से हैं। एक तो जो तेलंगाना में उद्देश्य संभवतः बीजेपी का रहा हो कि कर्नाटक के बाद, जैसा कि भी शाहनवाज हुसैन जी भी कह रहे थे कि कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना 2 एक ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनको लगता है कि प्रवेश अब संभव हो सकेगा, क्योंकि कांग्रेस वहाँ एक इनसिग्निफिकेंट पार्टी के तौर पर खड़ी हो गई है। जब तक कांग्रेस एक विरोधी पार्टी के तौर पर थी, तब तक लगता था भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश वहां पर नहीं है जी। लेकिन अब लड़ाई जो है, चाहे वो तेलंगाना हो या फिर वो आंध्र प्रदेश नहीं, आप ये कह रहे कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई है तेलंगाना में बीजेपी? मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस हाशिए पर रहेगी और चुनाव जो सत्ता का जो संघर्ष होगा तेलंगाना में, वो भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच क्या ही होगा। इसलिए कांग्रेस को एक बहुत बड़ी वहां पर ताकत खड़ी हो जाए, ऐसा मुझे दिखता नहीं है। वहां ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं वहां पर दिख रहा है। और जहां तक ये सही सवाल है कि देश के सारे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हैरानी की बात है कि जो लोग नुपुर शर्मा के घटना के बाद जिन्होंने इस देश में पूरा एक उत्पात मचाया,
उसके बारे में कहीं कोई जिक्र नहीं हो रहा है। जिन लोगों ने सड़कों पर आकर के ऐसा माहौल पैदा किया जिसके कारण उदयपुर की घटना घटी, उसके बाद अमरावती की घटना घटी, और पता नहीं और कई जगहों पर कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं घटी हों जिनका अभी उल्लेख नहीं हुआ, हो सकता है आने वाले दिनों में हो। नहीं, इसकी चर्चा भी लगातार हो रही है, लेकिन संगीत रागी जो आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस से बड़ी पार्टी हो गई विपक्ष के तौर पर तेलंगाना में शाहनवाज सेठ जी। और हफीज साहब एक सेकंड आ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि बड़ी पार्टी हो गई है कांग्रेस से बीजेपी। अगर हम तेलंगाना में बात करें, फिगर के आधार पर बात करें, इसका जवाब मैं सापरा जी से लूंगा। लेकिन एक बयान प्रधानमंत्री मोदी का मुझे याद आता है, पिछली बार जब प्रधानमंत्री गए थे। शाहनवाज जी, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा था कि राज्य के लोग दमनकारी परिवारवादी शासन से आजादी पाने के लिए विकल्प की तलाश में है। यानी बीजेपी भी इस बात को सोच रही है कि एक विकल्प चाहिए तेलंगाना में। और पीएम ने केसीआर पर तंज करते हुए यह तक कहा था कि एक और जहां आपका मुख्यमंत्री अंधविश्वास में विश्वास करने वाला शख्स है, मैं विज्ञान को तवज्जो देने वाला आदमी हूं। तो क्या सिर्फ बीजेपी को ही विकल्प मानकर चल रहे हैं तेलंगाना में शाहनवाज जी? जनता ने, जो लोग तेलंगाना को जानते हैं वो जान रहे हैं कि जनता ने विकल्प मान लिया है और यहाँ पर बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है और परिवारवाद, पूरी तरह जो परिवारवाद के खिलाफ राजनीति है। यहाँ जो MIM है वो भी परिवारवाद वाली पार्टी है और यहाँ पर जो केसीआर हैं उनके बेटे KTR वही एक परिवार चला रहा है और एक परिवार कांग्रेस का परिवार है। तो परिवारवाद से भी लोग उब गए हैं। तो यहाँ पूरी तरह से तेलंगाना में अगली सरकार हमारी आएगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। तेलंगाना के अंदर जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली होने वाली है उसमें आप देखेंगे कि किस तरह जन सैलाब उमड़ के आने वाला है। मैं इस पर तेलंगाना के अंदर वो मुख्यमंत्री जो आज हैं उन्होंने क्या वादा किया था, हम इतने बजे निकलेंगे, राहु काल देखेंगे, उस काल में नहीं जाएंगे, फिर इतने बजे ऑफिस जाएंगे, इतने दिन ऑफिस जाना ठीक नहीं रहेगा, घर से काम करेंगे। उनके तो कई मंत्री ऐसे हैं जिनको मिले हुए महीनों हो जाते हैं उनसे। तो ये तो उनकी हालत है। तो यहाँ पर वो लोगों का ध्यान बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से डर देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक है, सप्रा साहब ने सही कहा, हर पार्टी अपनी कार्य समिति की बैठक करती है, अलग अलग राज्य में करती है। हम भी यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अलग अलग राज्य में करते हैं और यहाँ पर आए, उन्होंने तो करोड़ों रुपए इसके लिए, हर अखबार में 2-2 पेज का ऐड, बड़े बड़े होर्डिंग, बड़े बड़े पोस्टर, 144 लगा दिए। उनको ये लग रहा है जैसे हम उनसे चुनाव लड़ने आए। अरे KCR साहब थमिए, हम अभी लड़ने नहीं आए हैं, अभी तो हम बैठक करने आए। हमारे लोगों ने तो एक एक विधानसभा में, जो बीजेपी के जितने नेता हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के, 2-2 दिन एक एक विधानसभा में गए, पूरे देश के नेता, और वहाँ पर जाकर जनता का हालचाल पूछा है। तो यहाँ पर जिस तरह की सियासत हो रही है वो अलग है। हमारी तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, हम पूरे देश दुनिया के बारे में चर्चा करेंगे, अपने राजनीतिक प्रस्ताव भी लाएंगे, आर्थिक रूप पे भी एक प्रस्ताव लाएंगे। इन चीज़ों को हम करने वाले हैं, उस पर अभी चर्चा भी चल रही है। मैं तो आपके डिबेट के लिए बीच से उठकर इस डिबेट में बैठा हूँ और मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि हर पार्टी को, जो लोकतांत्रिक, जिस पार्टी में डेमोक्रेसी है, उसको चुनाव करना होता है, उसको अपना अध्यक्ष बनाना होता है, उसको अपनी कार्य समिति की बैठक करनी होती है। तो उसी तरह हम अपनी बैठक कर रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे यहाँ तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे यहाँ कोई परिवारवाद तो है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई कार्यकर्ता ही हमारा अध्यक्ष होता है। तो ये राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है और इसमें सारे मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं, कई मंत्री भी जो रहते हैं सदस्य होते हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी होते हैं। उसके लिए अध्यक्षीय यही सवाल, बिल्कुल, ब्रीफिंग अभी स्मृति ईरानी जी ने की है। जी। लेकिन हमारे आने से इतने घबराए से ये लोग क्यों नजर आते हैं? मैं बिल्कुल यही सवाल सापरा जी से पूछ लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं हफीज साहब आपके पास आ रहा हूं। बीच में कुछ कहना भी चाह रहे थे, रागी साहब भी इंतजार कर रहे हैं। सापरा जी ये कह रहे हैं कि परिवारवाद से बाहर नहीं निकलेंगे, अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे, भ्रष्टाचार से बाहर नहीं निकलेंगे, तो फिर राजनीति कैसे करेंगे? देखिए, मुझे हंसी आती है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके प्रवक्ता परिवारवाद की बात करते हैं। मैं इनको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगा। मैंने कहा गांधी, वरुण गांधी अगर कांग्रेस में रहे तो वो परिवारवाद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहे तो परिवारवाद नहीं है।
इसी तरह से जितिन प्रसाद हो, रीटा बहुगुणा, विजय बहुगुणा हो, आरपीएन सिंह हो, जितिन प्रसाद हो, ये कांग्रेस में है तो परिवारवाद है, भाजपा में गए तो परिवारवाद नहीं है। और परिवारवाद की बात करने वाले ये बताएं कि अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, जयंत सिन्हा, धर्मेंद्र प्रधान, बसवराज बोमई, देवेंद्र फडणवीस, पंकज सिंह, पूनम महाजन, पंकजा मुंडे, वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रवेश वर्मा, ऐसे अनेक इनके 38 लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट है और मेरे ख्याल से 16 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट है जो परिवारवाद से है। तो ये किस मुंह से बात करते हैं? परिवारवाद से हटके आप देश की और राज्य की तरक्की किस तरह से होगी, किस तरह से यहाँ पर जो धार्मिक मुद्दों को लेकर के एक ध्रुवीकरण का माहौल, लेकिन बीजेपी ये भी दावा, सापरा जी मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, एक सेकंड मैं आ रहा हूं, एक सवाल से, सापरा जी बीजेपी ये भी दावा कर रही है कि तेलंगाना में आप तीसरे नंबर की पार्टी हो गए। ये आपका राजधर्म होता है। नहीं, बीजेपी ये भी दावा कर रही है अब तीसरे चौथे नंबर की पार्टी हो गए, पहले नंबर पर टीआरएस, दूसरे पे एमआईएम, तीसरे पे बीजेपी, 4 नंबर पर आप लोग हैं। नहीं, ये इनको दावे करने दीजिए, ये भी बताएं कि केरला में ये कौन से नंबर पर है, ये बताएं कि आंध्रा में कौन से नंबर पर है, तमिलनाडु में कौन से नंबर पर है। ये मात्र एक राज्य को गिना करके इस तरह से बातें करना उचित नहीं है। केरला में जितने हमारे अभी मेंबर पार्लियामेंट है, इतने तो इनके 20 साल के बाद आएंगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं, अगर ये एक राज्य गिनाएंगे तो मैं दूसरा राज्य भी गिना सकता हूं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी देश की है, आप सत्ता में हो 8 वर्षों से, किस तरह से देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरनी चाहिए, नौजवानों को नौकरियां मिलनी चाहिए। आप अग्निपथ जैसी स्कीम ले आते हो जो युवा विरोधी स्कीम है, किसानों के लिए कानून लाते हो वो किसान विरोधी है। तो जो सरकार किसान विरोधी, युवा विरोधी इस तरह के नियम लाती है, इस तरह के पॉलिसी लाती है, उस सरकार को जनता कब तक मदद करेगी? और ये छल कपट करके जो आप सरकारें महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में बना रहे हैं, पैसे के दम पे बना रहे हैं, सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के दम पे बना रहे हैं, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लोकतंत्र की और उनके बनाए हुए संविधान की हत्या हो रही है। इस हत्या का आपको, इस हत्या का जो ये है वो भर के देना पड़ेगा आपको। ठीक है, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? संगीत रागी जल्दी से कुछ कहना चाह रहे थे। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो कांग्रेस, आ रहा हूं हाफिज साहब, आ रहा हूं, एक सेकंड करें। शुक्र है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खिलाफ कानून ला रही है और जनता, ये तो जनता के पास आपका समर्थन चाहिए आपको। रही बात परिवार पार्टी का एक अंतर समझना चाहिए। एक परिवार से कई लोग राजनीति में हो सकते हैं, लेकिन एक ही परिवार यदि उस पार्टी को कंट्रोल करे तो उसको परिवारवाद पार्टी कहते हैं। किसी परिवार से, चाहे वो राजनाथ जी का हो, चाहे किसी और का हो, प्रमोद महाजन जी, स्वर्गीय प्रमोद महाजन, कोई भी एक डॉक्टर के परिवार में 10 डॉक्टर हो सकते हैं, वो परिवारवाद नहीं है। लेकिन यदि एक डॉक्टर ही वो तय कर दे कि यही डॉक्टर होगा, ये परिवारवाद है। राहुल गांधी और गांधी परिवार यह तय करता है कांग्रेस पार्टी के अंदर कि अध्यक्ष कौन बनेगा, उपाध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अखिलेश यादव तय करते हैं कि कौन पार्लियामेंट में जाएगा, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन चुनाव नहीं। इसको परिवारवाद कह रहे हैं। हाफिज साहब, सापरा जी मैं आ रहा हूं आपके पास। हाफिज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शाहनवाज जी कुछ कहते हैं, उसके बाद मैं आऊंगा सापरा जी आपके पास, आप जवाब दीजिएगा एक बार में। हाफिज साहब कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जहां परिवारवाद की बात हुई तो भारतीय जनता पार्टी की अभी एक परिवार है, उसका नाम है संघ परिवार। वो संघ परिवार ने नफरत फैलाने के लिए अपने अलग अलग घटक दल बना रखे हैं। जब वो नफरत फैला के फंस जाते हैं तब वो कहते हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। यहां तक के प्रवक्ता तक कह देते हैं कि साहब मैं बीजेपी का नहीं हूं। तो इस तरह का जो परिवार जो नफरत बोता है, ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, जिसको संघ परिवार कहते हैं, जिसने मुल्क में ऐसी फजा हमवार की है। जैसे मैंने पहले कहा कि पूरी जो अर्थव्यवस्था जितनी स्पीड से चल रही थी, उसकी गाड़ी को कच्चे में उतार दिया है और पहिया उसका नीचे की तरफ जा रहा है पूरी तरह से। पूरे इंटरनेशनल लेवल के जो इंडिकेटर्स बताते हैं वो ये बताते हैं कि अगर इस यहां पे ये एजेंसीज का इसी तरीके से सिलेक्टिव काम करना जारी रहा तो मुल्क और गर्त में चला जाएगा। इसलिए मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कल रिक्वेस्ट की थी प्रधानमंत्री से। उन्होंने कहा था कि आप हैदराबाद में आ रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ बीजेपी के नहीं है।
आप 20 करोड़ मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं। आप ये बताइए कि 20 करोड़ मुसलमान आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो धाराएं नूपुर शर्मा पे लगी हैं आप क्यों नहीं करा रहे हैं? और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया आप इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और अपनी चुप्पी तोड़िए। देश में जो नफरत का माहौल है और जहां से पूरे अराजकता का माहौल है, कलीमुल हफीज जी मेरी बात खत्म हो सकती है। मेरी बात विवेक जी 10 सेकंड बोलिए। नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की आप मांग कर रहे हैं, ठीक है, आपका मांग करना आपका जायज है, आपका एक राजनीतिक एजेंडा है, कर सकते हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी के भाई को गिरफ्तारी करने की मांग क्यों नहीं करते हैं, जिन्होंने राम कृष्ण और लक्ष्मण जी के बारे में कोई अनाप शनाप बाकी की थे? सुनिए सुनिए दूसरी बात ऐसे तमाम केस है। नूपुर शर्मा ने तो वही मांग किया साहब जो उसका एक लीगल राइट बनता है। मकबूल फिदा हुसैन को कौन सा राइट दिया गया था? एक हर आदमी यदि किसी व्यक्ति का 4 जगह 10 जगह होता है, यह उसका कानूनी राइट बनता है। टिप्पणी पर मत जाइए, आपकी पार्टी तो हर जगह आगे उगलती फिरती है साहब। आपकी पार्टी के जिन्हें आप बैरिस्टर कहते हैं, वो बैरिस्टर साहब तो जहां जाते हैं सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। वो मुसलमानों के अभी भी वो चाहते हैं कि हम हैदराबाद निजाम के संतान के वारिस हैं। उनको लगता है अभी बैरिस्टर साहब को अभी कि हम हैदराबाद निजाम के अंदर ही रह रहे हैं, ये सारा अधिकार इस देश पर उन्हीं का अभी चलने वाला है। देखिए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष जहां कहीं भी जाते हैं वो विस्मरण ही करते हैं। बंगाल में गए, वहां पर क्या किया, बिहार में गए तो वहां भी किया, और उत्तर प्रदेश में आकर भी विस्मरण ही किया। सर मैं आपको जवाब देता हूं। जकिया जाफरी की जब याचिका खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे आपने क्लीन चिट दे दी और पूरे भारतीय जनता पार्टी ने ये बजाया कि पर आपको परेशान शाहीन बाग आपने क्यों खड़ा किया था? पर आज आपसे पूछ रहा हूं शाहीन बाग क्यों खड़ा किया था? डिबेट को ये डिबेट मैं आज राजनीतिक मुद्दों पर कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा डिरेल हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगा, आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं। शाहनवाज हुसैन बहुत देर से वेट कर रहे हैं, चरण सिंह सापरा के पास जाएंगे। शाहनवाज जी, थोड़ा सा डिरेल हो गया मामला, दूसरे मुद्दों की तरफ चला गया, लेकिन आज बात यह है कि क्या एक बार फिर से लड़ाई बीजेपी बना मौल होगी? क्या कांग्रेस पार्टी और एक और फ्रंट खड़ा करने की कोशिश करेगी? लेकिन जो तेलंगाना में जिस तरह से बीजेपी एक बड़ी रणनीति लेकर पहुंची है, 2024 में 100 सीटों का जो टारगेट रखा गया उसको अचीव करने का प्लान किस तरह से होगा? और जो आरोप आपके ऊपर ये लोग लगा रहे हैं कि आपने बांटो और राजनीति करो का एक सिस्टम शुरू किया है, हफीज साहब भी बोल रहे हैं, चरण सिंह सापरा जी भी बोल रहे हैं, क्या ये वाकई सच है? देखिए, सापरा जी ने जो बात कही है वो ठीक है, वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, वो बात कर सकते हैं। लेकिन एमआईएम के भी जो भी साहब बैठे हुए हैं वो उनका दर्द छलक रहा है। वो फिर हैदराबाद की गलियों की पार्टी हो गई एमआईएम। बिहार में हमारे यहाँ गए थे, 5 सीट गए जीते, 4 एमएलए इन लोगों को छोड़कर एक रह गया तन्हा। तो दर्द होगा ही कि एमआईएम अगर ये कहे कि हम बांट रहे हैं, एमआईएम के पास तो कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो रजाकार के बाद अपने आप को रजाकारी मानते हैं, ये तो बांटने की इनकी जबान से कभी फूल आपने देखे कोई मीठी बात करते हुए? जहाँ भी बोलते हैं वो तो खुद आलीशान तरीके से रहने वाले लोग हैं और गरीब माइनॉरिटी के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को टकराव के रास्ते पे ले जाते हैं, जज्बाती तकरीर करते हैं। भाई बैरिस्टर बने थे आप, क्या लोगों को बांटने के लिए? क्या आपने यही पढ़ाई की थी कि बांटेंगे अपनी तकरीर से? आपने किसने जहरीली तकरीर शुरू की? अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह की ज़बान बोली थी, जिस तरह से हिंदू समाज के दिल पे ठेस पहुंचा, क्या कोई कार्रवाई हुई? हमारे अगर तर्जुमान ने कोई बात की तो हमने कार्रवाई की। नहीं, आपने अकबरुद्दीन तो आपने निकाल भी दिया अपनी पार्टी से, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे आप? उसे छोड़ दीजिए पुरानी बातों को, आप करंट पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इसलिए आप बताइए, करेंगे कार्रवाई? अकबरुद्दीन ओवैसी हमने कार्रवाई करेंगे, जो हम लोगों ने तो कार्रवाई कर दी भाई, हमने पार्टी के तौर पे तो कर दी कार्रवाई।
हमने कहा तो आपने भारत के संविधान को क्यों खारिज? हफीज जी, कलीमुल हफीज जी, देखिए जब आप बोल रहे थे तो शाहनवाज जी सुन रहे थे, इसलिए मैं दरख्वास्त ये करूंगा कि जब एक मेहमान बोले तो बाकी मेहमान उससे सुने। मेरे सामने टीवी नहीं है। जी जी जी, मैं तो ये अगर हैदराबाद के हैं तो मैं इनका मेजबान हूँ, ये मेजबान है, मैं मेहमान हूँ, तो कम से कम बोलने तो दीजिए जनाब। तो इनसे ये कह रहा हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे आई है, संवैधानिक कार्रवाई तब करेंगे। आपने बीजेपी के संविधान से तो कार्रवाई कर दी, लेकिन देश के संविधान से कार्रवाई नहीं की है आपने, इतना सा बता दीजिए शाहनवाज साहब। वो तो कानून, हाँ मैंने कहा ना कि हमने कार्रवाई कर दी, पार्टी से प्रवक्ता से उनको निकाला, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी को अगर निकाल देते आप तो ज़रूर आपको हक था ये सब पूछने का। लेकिन सबसे जो जहरीली बातें उसकी कोई जगह हिंदुस्तान में नहीं है। हम तो सर्वधर्म संभाव वाले हैं, हम तो हर मज़हब की इज्जत करते हैं, और हमने एक बार नहीं अनेक बार कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम तो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, और कुरान हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आई। हम सब जब पहले भी एक बार वसीम रिजवी ने, जो आजकल त्यागी कहलाते हैं, उन्होंने इस तरह की बदज़बानी की थी, तब हमारी पार्टी ने कहा था कि आप इस पे बोलिए। हमने कहा था कि हम कोई भी धार्मिक ग्रंथ में किसी बात के छेड़छाड़ के पक्ष में नहीं है, ये पार्टी का स्टैंड है। हम ये मानते हैं कि हर मज़हब की इज़्ज़त होनी चाहिए, हर मज़हब का, हर धर्म का, और उनके मानने वाले जो लाखों करोड़ों लोग हैं उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए। लेकिन हमसे ये बातें पूछते हैं, अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या क्या बोला था, जो करोड़ों हिंदू जो राम जी को अपना भगवान मानते हैं, जो उनमें आस्था रखते हैं, उन पे भी अगर आप कार्रवाई करते। लेकिन चलिए, MIM की ज़बान से ये सब बात अगर निकल रही तो अलग बात है। तो क्या हम तो यहाँ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम आगे 2024 की तैयारी कर रहे हैं। 303 जीते थे, 2024 में भी रिकॉर्ड सीट जीतेंगे। आज तक किसी ने इतनी सीटें नहीं जीती होगी जितना हम 2024 में जीतेंगे, क्योंकि कोरोना में कौन काम आया? मोदी जी काम आए। अगर किसी को हेल्थ का इंश्योरेंस चाहिए, कौन देता है? मोदी जी देते हैं। टीका किसने दिया? मोदी जी ने दिया। किसी गरीब को मकान किसने दिया? मोदी जी ने दिया। बिल्कुल। पूरे मुल्क में लोग कहते हैं काम करें मोदी जी, और आप लोग आ जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो जनता की चुनी हुई सरकार को आप लोकतंत्र के खिलाफ हैं क्या? हम चुने जाते हैं तो आप कहते हैं कि हमारी चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या नहीं बोलते आप लोग। भाई जरा ज़बान शीरी बोलिए, थोड़ी बात तर्क के साथ रखिए। इस तरह समाज को बांटने का काम मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी के फॉर्मूले पर चलिए। बड़ी बात, बड़ा आरोप लगा रहे हैं। हफीज साहब से सवाल ले लेता हूं, उसका साफा जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सबका प्रयास। जी हफीज साहब, सवाल ये है कि आप मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं, और ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता है शाहनवाज जी, और आप पर कह रहे हैं आपने मुसलमानों का इस्तेमाल किया। खुद ऐशो आराम करते हैं और गरीब मुसलमानों को बरगलाते हैं, उनको भड़काते हैं। नहीं, ये 80-20 का नारा किसने दिया? कौन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्होंने 80-20 की लड़ाई कराई? कौन है वो जो लोग जो यति नरसिंहानंद जैसे धर्म संसद करने वालों को सपोर्ट करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? जिस धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की बात की जाती है उसके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती, और दिल्ली पुलिस आती है बीजेपी के जो महाशक्ति हैं श्रीमान अमित शाह जी, उनके अंडर में आती है। यहां तक के मजबूरन सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करने पड़ती है कि आप एक तरफ तो जुबैर को आप जेल के अंदर डालते हैं, और उन्हीं धाराओं में आप नूपुर शर्मा के लिए रेड कारपेट बिछाते हैं। तो ये बात तो हमारे शाहनवाज साहब भी सुनते होंगे। न्यायमूर्ति तो MIM के नहीं है, ये बताइए। न्यायमूर्ति तो जो है वो किसी धर्म की बात नहीं करेंगे। न्यायमूर्ति तो न्यायमूर्ति है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के। तो इनको जी, और ये बैरिस्टर साहब कौन सी मूर्ति है? शाहनवाज साहब जवाब ये क्यों जज्बाती तकरीर करते हैं? क्यों लोगों को भड़काते हैं? वो तो रह जाते हैं अपने आलीशान महल में। साहब संविधान के अंदर में बात करते हैं, आप बताइए अगर बैरिस्टर साहब संविधान के बाहर बात करते हो कोई? हम तो कहते हैं ये मुल्क संविधान से चलेगा। बताइए ये नहीं, हम ये मुल्क को संविधान से चलाएंगे।
और चला रहे हैं। आज कहीं कोई दंगा नहीं है, फसाद नहीं है, कर्फ्यू नहीं है। कांग्रेस के दौरे इक़्तिदार में कितना दंगा फसाद होता था। आज इस मुल्क में हम सबका साथ सबका विकास कहते हैं तो आपको दर्द होता है। हम सबको साथ ले, क्या कोरोना का टीका आपने नहीं लिया? क्या आपकी तो ठोक दो नीति है, आप क्या कर्फ्यू की जरूरत क्या है? आपकी तो पुलिस कर्फ्यू लगा देती है। अभी यूक्रेन रशिया का संकट आया, अगर आप सोचिए मोदी जी न होते तो क्या होता? तेल का दाम कितना बढ़ जाता। आज सस्ता तेल जलाएंगे और मोदी जी को गाली भी देंगे, ये क्या बात हुई भाई? कोरोना में अगर आपके हम तो दिक्कत तो अपने प्रधानमंत्री से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बच्चों को निकाल कर लाए कि नहीं? क्या आपके बच्चे नहीं थे? क्या वो माइनॉरिटीज के भी बच्चे बड़ी तादाद में थे कि नहीं? हम वो तो एक भारतीय होकर काम करते हैं। हम तो किसी की जात धर्म पूजा लेकिन आप ये जवाब दीजिए कि हिंदुस्तान को अपना मानेगा, उसको हम अपना जवाब दीजिए कि 17 देशों ने हमारे राजदूतों को कहेगा, भारत माता कहेगा, उनको डिमार्च किया। जो इस मुल्क से प्यार करेगा हम उससे प्यार करेंगे। हम देश के दुश्मनों के खिलाफ हैं, आम मुसलमानों के खिलाफ नहीं। शाहनवाज साहब, अगर कोई ये बताइए, इस मुल्क में जो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान का शहरी है, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, हम उसकी फिक्र करेंगे। मैं एक शाहनवाज जी, हफीज जी एक सेकंड, मैं सापरा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सवाल लेना चाह रहा हूं। आप लोग क्यों नहीं कर रहे इसको? ठीक है शाहनवाज जी, यही सवाल लेके सापरा जी के पास में जा रहा हूं। माफी मांगने के लिए किसी छोटे हफीज जी एक सेकंड, हफीज जी 17 देशों के हमारे राजदूतों को बुलाकर डिमांड ठीक है, कलीमुल हफीज जी अभी हो गया आपका, हमारे कंपनियों के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया गया। हफीज जी हमारे देश को सापरा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुन लीजिए जरा इसका भी जवाब दे। हफीज जी, सापरा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, एक सवाल उनसे ले लेते हैं, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सापरा जी, 2014 के इलेक्शन को देखें तो 31% था भाजपा का वोट, 2019 में बढ़कर 37% हो गया, 2024 में बीजेपी ने टारगेट रखा है इसे 50% प्लस करेंगे। तो बीजेपी एक खास रणनीति की तरफ एक तरफ बढ़ रही है एनडीए को साथ लेकर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ऊपर आरोप ये लगते हैं कि आप आंतरिक कला और नेतृत्व की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में 2024 में क्या कंपीट कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए ऐसा है विवेक जी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी के परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ रहा है, ये भी निश्चित रूप से आप सही बोल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है वो ध्रुवीकरण की पॉलिसी है। ये चाहे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन बातें क्या करते हैं? रामजादे हरामजादे, दिवाली और रमजान, इस तरह के शमशान कब्रिस्तान, 80-20 की बात ये करते हैं, हिजाब हलाल, ये तमाम सारी बातें चुनाव के समय में आपको पता है ये आती है। और किस तरह से फेक न्यूज चलती है, यानी जो यंत्रणा है, चाहे वो सोशल मीडिया है या और तमाम सारा मीडिया है, उस सारी यंत्रणा को भी किस तरह से ये कब्जा करते हैं। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सत्ता बल, धन बल और बाहुबल के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स, आपको भी पता है कि 92% से लेकर 94% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे हैं। ये कौन दे रहा है, कितने पैसे कौन सा उद्योगपति दे रहा है, ये तमाम सारी चीजें, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो सकती है। दूसरी बात पे मैं आना चाहूंगा, जिस तरह से संगीत रागी जी अभी उंगली उठा रहे हैं, इन्होंने कुछ देर पहले बातें करी थी, परिवारवाद की परिभाषा इन्होंने आपके दर्शकों को समझाने का अपने तरीके से इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन ये परिभाषा समझाते समझाते ये भूल जाते हैं कि ये वो गांधी परिवार है जिसने देश के लिए शहादत दी है, और इस गांधी परिवार के नेताओं को लाखों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चुन करके देते हैं। इस गांधी परिवार के नेताओं ने, श्री राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने आतंकवाद से लड़ते लड़ते अपनी जान की आहुति दी है। सरदार बेअंत सिंह भी इसी तरह से शहीद हुए। हमारे छत्तीसगढ़ के नेता विद्याचरण शुक्ला भी इसी तरह से शहीद हुए। तो कांग्रेस पार्टी का जो इतिहास है वो देश के लिए शहादत का इतिहास है। आरएसएस के प्रवक्ता हमको ये न सिखाएं, राष्ट्रवाद न सिखाएं। 52 वर्ष तक तो आपने वहां पर तिरंगा नहीं लहराया और अभी हमको राष्ट्रवाद सिखाने की बात करते हैं। आपकी विचारधारा की वजह से महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। जी बिल्कुल, मैं संगीत रागी से एक छोटा जवाब लेता हूँ, काफी देर से इंतजार करें। ठीक है सापरा जी, संक्षेप में सर, एक संक्षेप में, बहुत कम समय, आप शुरू करें प्लीज। कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि कांग्रेस की विचारधारा के कारण देश का विभाजन हुआ। देश का विभाजन इसलिए हुआ कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग
दोनों पार्टियां सत्ता के लिए, दोनों पार्टियां इस देश को बांट ली। दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए ना, सुनिए ना। अभी आपको इतना दर्द शुरू हो गया, आपको। ये राहुल गांधी, ये वैचारिक और सैद्धांतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन हैदराबाद में होने जा रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मुख्य एजेंडा साल 2024 के आम चुनाव को लेकर बीजेपी की जमीन को दक्षिण में और मजबूत करना है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।